डस्टर कहाँ है? देखो तो मोहन, डस्टर वहाँ तो है। चलो चलो है। कल हम लोग का जो है फंडामेंटल राइट का कुछ बताया था ना। कल जो है फंडामेंटल राइट में जो हम लोग बताए थे कि फंडामेंटल राइट क्या होता है, और फंडामेंटल राइट और जो है लीगल राइट दोनों में डिफरेंस भी बताए थे कि लीगल राइट और फंडामेंटल राइट में दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है। और भारत में जो है फंडामेंटल राइट जो है संविधान में जो है दिया गया, और सबसे बड़ा जो है उसका जो है अगर देखें तो उसका डिस्क्राइब जो है बहुत बड़ा किया हुआ है। मतलब अगर विश्व का किसी भी संविधान में अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा व्याख्या जो है आपको भारत के संविधान में मिलेगा मौलिक अधिकार के बारे में। ठीक है। अब हम लोग संविधान में आते हैं तो संविधान में अगर फंडामेंटल राइट को देखेंगे हम लोग तो 12 से लेकर जो है 35 तक जो है मूल अधिकार का प्रावधान जो है किया हुआ है। ठीक है। पहले के क्लास में भी बताया है हम लोग कि फंडामेंटल जो है राइट हम लोग का है वो 7 प्रकार का था। ठीक है। पहले जो फंडामेंटल राइट था वो हम लोग को 7 प्रकार का था, लेकिन अब जो है फंडामेंटल जो राइट है जो है वर्तमान में वो कितना है, 6 प्रकार का, 6 टाइप का जो है फंडामेंटल राइट्स। क्लियर। एक जो संपत्ति का अधिकार था उसको हटा दिया गया। संपत्ति के का अधिकार जो फंडामेंटल राइट था ये जो है कहाँ पे था, आर्टिकल 31 में। आर्टिकल 31 और आर्टिकल अगर 19 एज देखेंगे तो वहाँ पे संपत्ति के अधिकार का जो है प्रोविजन किया हुआ था, और वहाँ से जो है इसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है। और समाप्त करने के बाद जो है संपत्ति के अधिकार को जो है अब लीगल राइट जो है विधिक अधिकार, मतलब उसको बोलेंगे कि संवैधानिक विधिक अधिकार, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल राइट जो है इसको बना दिया गया, और आर्टिकल 300 ए में जो है इसको रखा गया है ना। तो अब जो है आपका जो संपत्ति का अधिकार था वो संपत्ति का अधिकार आज के डेट में क्या है, जो फंडामेंटल राइट था आज के डेट में वो लीगल राइट बन गया है ना। लेकिन संवैधानिक जो है लीगल राइट है, सिर्फ लीगल राइट नहीं, संविधान में उसका उल्लेख है लेकिन वो फंडामेंटल राइट से हटाकर उसको लीगल राइट में बना दिया गया। लेकिन संविधान में उल्लेख है 300 ए में, आर्टिकल 300 ए में जो है इसका प्रोविजन किया गया था। पहले जो है आर्टिकल 31 में था, 31 में फंडामेंटल राइट था, यहाँ पे जो है क्या हो गया, लीगल राइट हो गया। क्लियर। तो हम लोगों का जो है 12 से अगर 35, 12 से अगर 35 देखें तो इसके बीच में जो है आपका 6 अभी वर्तमान में जो है 6 जो है फंडामेंटल राइट आपका जो है इसमें
दिया हुआ है। ठीक है, पिछले क्लास में लोग जिक्र किए थे कि फंडामेंटल राइट जो है, पहला देखें तो जो है राइट टू इक्वलिटी है, समता का अधिकार, समता का अधिकार, ये जो है आर्टिकल 14 से लेकर 18 है ना, आर्टिकल जो है 14 से लेकर 18 तक जो है ये राइट टू इक्वलिटी दिया गया है। ठीक है, दूसरा जो है स्वतंत्रता का अधिकार, का अधिकार, ये जो है आपका 19 से आर्टिकल जो है 19 से 22 तक जो है ये आपका स्वतंत्रता का अधिकार है। तीसरा है शोषण से संरक्षण, शोषण के विरुद्ध संरक्षण है, शोषण के विरुद्ध संरक्षण, यह है आर्टिकल 23 और 24। ठीक है, चौथा जो है वह है आपका जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यह है आपका आर्टिकल 25 से 28। ठीक है, पांचवा है संस्कृति, ऐसा करो, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। ठीक है, स्पेशली जो है अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक। ठीक है, ये है आर्टिकल जो है 29 से 30 और 6 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यह है आर्टिकल 32। ठीक है, ये जो है आपका पूरा का पूरा जो है 6 जो है फंडामेंटल जो है राइट्स। क्लियर, यही आपका मौलिक अधिकार का जो है व्याख्या आपका जो है संविधान में जो है कॉन्स्टिट्यूशन में जो है दिया हुआ है। इसी के बारे में अब हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, कि इसका जो है अगर समता का अधिकार है, राइट टू इक्वलिटी है, तो उसका क्या मीनिंग है ना, उसका जो है इम्पोर्टेंस क्या है। क्लियर, इम्पोर्टेंस क्या है, इस टाइप का जो है क्वेश्चंस जो है पूछ लेता है, या फिर इसके अंदर में जो भी डिस्क्राइब किया गया है वर्ड्स को, तो उसके बारे में जो है क्वेश्चन पूछ लेता है। क्लियर, अब हम लोग जो है सबसे पहले हम लोग आते हैं 12 और 13, चूँकि आपका फंडामेंटल राइट ही स्टार्ट होता है 14 से, लेकिन 12 और 13 जो है बहुत इम्पोर्टेंट है ना। ट्वेल्व और 13 जो है ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है, और पूरा फंडामेंटल राइट जो है इसी पे बेस्ड है। आर्टिकल 12 में आए तो आर्टिकल 12 जो है ये बोलता है, इसमें जो है राज्य की परिभाषा दी है, है ना। इसमें जो है राज्य की जो है स्टेट का परिभाषा दिया गया है, और बोला गया है चूंकि फंडामेंटल राइट क्या है वो राज्य के विरुद्ध ही मिलता है। समझ में आया? फंडामेंटल राइट आपको आप किससे मांगेंगे? हम बोलते हैं कि जो है धार्मिक आधार पर या जाति के आधार पर या जो है जन्म स्थान के आधार पर या जो है लिंग के आधार पर, है ना, जेंडर के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। कौन नहीं करेगा? भेदभाव से जो है निषेध किया गया है, तो किसको निषेध किया गया है?
स्टेट को, कि स्टेट जो है भेदभाव नहीं करेगा किसके साथ, राज्य के नागरिकों के साथ। जो राज्य के नागरिक हैं उनके साथ भेदभाव जो है नहीं करेगा, समझ में। तो जो भी फंडामेंटल राइट है, लोक नियोजन में अवसर की समता देगा, कौन देगा, स्टेट देगा, समझ में। तो ये जो फंडामेंटल राइट जो होता है ये किसके विरुद्ध होता है, स्टेट के विरुद्ध। इसलिए हम लोग बोलते हैं ना कि स्टेट के लिए क्या है, ये स्टेट के लिए एक तरीके से ये नेगेटिव होता है। ये क्या करता है, पावर को सीज कर लेता है, समझ में। मतलब ये उसी तरीके से है, हम लोग एग्जाम्पल देते रहते हैं कि शादी के पहले जो है लड़का जो है पूरा फ्री होता है, कहीं भी जाना है, कहीं भी खाना है, कहीं भी जाकर सो जाना है, खाए नहीं खाए कोई मतलब नहीं। शादी के बाद क्या होता है कि उसका जो है आधा अधिकार सीज हो जाता है, नहीं होता है। अब कहाँ जा रहे हो बताना पड़ेगा, कहाँ रह रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या खा रहे हो, है ना। तो उसी तरीके का यह है कि फंडामेंटल राइट जब नहीं रहेगा तो राज्य क्या पूरा पावरफुल है, स्वच्छंद है, जैसा मन कर रहा है वैसा जो है विधि बना दे रहा है, जैसा मन कर रहा है वैसा घूम ले रहा है, सारा काम जो है राज्य कर लेता है, शोषण भी कर लेता है उस हिसाब से, कभी कभी एनार्की भी बन जाता है। लेकिन फंडामेंटल क्या करता है, फंडामेंटल राइट क्या करता है कि वो राज्य को क्या करता है, एक बाउंडेशन डालता है, ये राज्य ये काम नहीं कर सकते हो, आप लोगों के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हो किसी भी आधार पर, धार्मिक आपको स्वतंत्रता देना होगा, उसको जो है जीवन के अधिकार है उसको आपको देना पड़ेगा। तो ये सारा जो चीजें हैं ये राज्य के विरुद्ध होता है ना, राज्य के विरुद्ध। और राज्य को ये भी प्रोटेक्ट करना है कि कोई व्यक्ति भी फंडामेंटल राइट का उल्लंघन न करे। तो राज्य का ही काम होता है कि कोई व्यक्ति भी ना करे और राज्य तो नहीं ही करे। ये दोनों तरीके का जो है ये कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो इसीलिए जो है फंडामेंटल राइट के पहले जो है राज्य के बारे में जो है डिफिनेशन दिया गया है कि राज्य क्या है, राज्य की परिभाषा किनके विरुद्ध, ये फंडामेंटल जो राइट जो होगा जिसके विरुद्ध होगा वो राज्य के विरुद्ध होगा। तो राज्य में कौन कौन सा वो ऑथोरिटी आता है, कौन सा वो प्राधिकरण आता है जो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन नहीं कर सकता है। क्लियर। तो कौन सा प्राधिकरण है, तो राज्य का परिभाषा क्या हो सकता है, राज्य हम किसको बोलेंगे, अच्छा वो तो मतलब आप जो है यूनिवर्सल परिभाषा बता रहे हैं कि जो है एक राज्य के लिए क्या आवश्यक है। बोला जाता है कि एक राज्य हम किसको बोलेंगे, तो यूनिवर्सल है कि एक राज्य जो है वो राज्य क्या है, वो उसका जो है कई रूप हो सकता है, राजतंत्रीय हो सकता है, लोकतांत्रिक हो सकता है, समाजवादी राज्य भी हो सकता है, उसका कोई मतलब नहीं है। उसमें सिंपल सा है कि राज्य की परिभाषा क्या है, तो राज्य के लिए क्या आवश्यक है, भूभाग, बिना भूभाग का जो है राज्य कहाँ से आएगा। मतलब एक जो घर होता है, घर हम किसको बोलेंगे, घर जो एक क्षेत्र होना चाहिए जहाँ पे बिल्डिंग होना चाहिए, कोई व्यक्ति रहना चाहिए, अगर व्यक्ति नहीं रहेगा तो घर क्यों रहेगा, खंडर रहेगा, व्यक्ति रहना चाहिए, है ना। और उसमें जो है परिवार के बीच में जो है सामंजस्य होना चाहिए, वही घर होता है। उसी तरीके से राज्य क्या है, तो एक जो है लैंड होना चाहिए, क्षेत्र होना चाहिए, बाउंड्रीज होना चाहिए, उसमें पॉपुलेशन होना चाहिए, सॉवरेटी होना चाहिए, संप्रभुता होना चाहिए, है ना। और उसको चलाने के लिए जो है शासन व्यवस्था होना चाहिए, चाहे वो राजतंत्र हो, समाजवादी हो, लोकतांत्रिक हो, किसी तरह का शासन व्यवस्था हो, वो शासन व्यवस्था होना चाहिए, वो राज्य का परिभाषा मान गया। लेकिन हम लोग चूंकि अकॉर्डिंग जो है हम लोग ने लोकतांत्रिक गणराज्य का स्थापना किया है, संविधान में जो है एक राज्य का कॉन्सेप्ट बनाया गया है कि हमारा राज्य किस तरीके से होगा, और उसी तरीके से राज्य का परिभाषा यहाँ पे एक अकॉर्डिंग टू संविधान के अनुसार राज्य की परिभाषा क्या है। संविधान के अनुसार राज्य का परिभाषा क्या होगा, क्या होगा, अच्छा क्या होगा, कौन बताएगा। हाँ, जितने भी सार्वजनिक संस्था है उसको
राज्य के अंतर्गत माना जाता है। अच्छा, ठीक है। ठीक है, देखो राज्य का मतलब होता है कि राज्य के अंतर्गत जो भी प्राधिकरण होता है, वो ठीक बोल रही थी, जो भी, लेकिन उसका टर्मिनोलॉजी थोड़ा सा अलग है। जो भी प्राधिकरण होता है राज्य के अंतर्गत, वो सारे जो है राज्य के पार्ट बन जाते हैं। ठीक है, जैसे अभी एग्जांपल हम बता रहे हैं कि राज्य के अंतर्गत क्या क्या आता है। ठीक है, जो अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट ने जो है डिसीजन दिया है, ठीक है, राज्य की परिभाषा में। ठीक है, तो राज्य की परिभाषा में अगर हम लोग देखें तो केंद्र सरकार है ना, केंद्र का कार्यपालिका, विधायिका, राज्य कार्यपालिका, विधायिका। ठीक है, ये राज्य के अंतर्गत हो गया। उसी तरह से जो है स्थानीय स्वशासन में देखें, ग्राम पंचायत और नगर निगम। ये क्या हो गया, राज्य के अंतर्गत जो है प्राधिकरण हो गया। उसके अलावा जो है विधि द्वारा बनाया गया, इसके अलावा विधि द्वारा बनाए गए, ठीक है, विधि द्वारा बनाए गए जो है जो भी प्राधिकार होगा, प्राधिकार, वो सब राज्य के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे जैसे हो गया प्रशासनिक, प्रशासनिक जो भी प्राधिकार होता है वो राज्य के अंतर्गत आ जाएगा। दूसरा अर्ध न्यायिक, अर्ध न्यायिक जो है, जो भी अर्ध न्यायिक जो है संस्था है वो सब जो इसके अंतर्गत आ जाएगा। जैसे ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल्स, अधिकरण, इसको बोलते हैं अधिकरण, ट्रिब्यूनल्स, अधिकरण और सरकारी उपक्रम। सरकारी उपक्रम समझ में, ये सब क्या है, राज्य के अंतर्गत होता है। क्लियर, मतलब अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या की है कि राज्य के अंतर्गत क्या, अगर मान लीजिए कोई सरकारी उपक्रम है, जो भी सरकारी कंपनियां हैं, अगर वो किसी के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करते हैं तो उनके खिलाफ जो है केस चल सकता है। ठीक है, उनके विरुद्ध चला सकते हैं। जो ट्रिब्यूनल्स हैं, जो भी ट्रिब्यूनल्स हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग बोलते हैं ना कि एनजीटी है ना, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है ना, प्रशासनिक ट्रिब्यूनल है ना, वाटर ट्रिब्यूनल, ये सब जो है जितने भी ट्रिब्यूनल्स हैं उसके वो भी राज्य का पार्ट है।
अर्धन्यायिक जो भी है, इसको जो है अर्धन्यायिक मतलब आधा जो है उसको न्यायिक शक्ति भी दिया गया है और आधा जो है प्रशासनिक शक्ति भी पावर दिया गया है, वो अर्धन्यायिक होता है। जैसे एग्जाम्पल जैसे लोकपाल क्या अर्धन्यायिक है, सुनवाई भी करता है और जो है जांच भी करता है, तो जांच और सुनवाई दोनों करता है। सीबीआई भी अर्धन्यायिक है, जांच भी करता है, सीबीआई कोर्ट भी है ना। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत जो है जो उपभोक्ता फोरम होता है ना, उपभोक्ता फोरम क्या करता है, चेक भी करता है और सुनवाई भी करता है। तो उस तरह का जो है अर्धन्यायिक है। और जो भी प्रशासनिक जो पार्ट है वो सारा, ठीक है, ये सारे जो है राज्य के जो है अंतर्गत माने जाते हैं। तो आर्टिकल 12 का जो है परिभाषा अगर देखेंगे तो जो है केंद्र का जो है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय स्वशासन, प्रशासनिक जो है प्राधिकार, अर्धन्यायिक ट्रिब्यूनल और सरकार के जो भी सरकारी उपक्रम है, जो भी कंपनी है, ये सब क्या है, ये सब जो है राज्य के अंतर्गत माने जाते हैं। मतलब इनको भी जो है राज्य के अंतर्गत मानने का कारण क्या है कि इनके विरुद्ध भी जो है आप फंडामेंटल राइट का उल्लंघन अगर किया जाता है तो इनके खिलाफ भी आप क्या कर सकते हैं, न्यायालय में जा सकते हैं। इसने जो है मान लीजिए सरकारी कंपनी में काम कर रहे हैं, है ना, और जो है आपको जो है नौकरी से वंचित कर देता है। आप सरकारी कंपनी में काम कर रहे हैं, कोई भी गवर्नमेंट कंपनी में, और उसको जो है नौकरी से उस कंपनी उसको हटा देता है। जैसे एग्जाम्पल ले लो, मान लीजिए सीसीएल में, मान लीजिए सीसीएल में आप काम कर रहे हैं, सरकारी कंपनी है सीसीएल, अब वहाँ पे काम कर रहे हैं और कोई मान लीजिए हो सकता है आपका जो ऑफिसर के साथ जो है कुछ बकझक हो जाए, कुछ हो सकता है विवाद हो जाए और उसके कारण जो है आपको नौकरी से बर्खास्त कर दे, तो जीविकोपार्जन का तो अधिकार आपको है, फंडामेंटल राइट है ना। तो आप कोर्ट में जाएंगे कि सर मेरा जो है देखिए मेरा जो जीविका उपार्जन का उपाय था उसको छीन लिया गया, कोई वैसा जो है मेरा मिस्टेक भी नहीं रहा, उसके बावजूद भी छीन लिया गया। तब ऐसी स्थिति में जो है आपको फंडामेंटल राइट को उल्लंघन के ये में पूछा जा सकता है कि आपने किस हैसियत से जो है इस व्यक्ति का नौकरी छीना, क्या ऐसा काम किया, और फिर जो है वो चेक करेगा कि वाकई में जो है इतना बड़ा इसने काम किया था कि जो है इसको हटाया जा सके, नौकरी छीना जा सके। क्लियर, ये होता है। जितना मुश्किल जो है गवर्नमेंट जॉब में घुसने में लगता है उतना ही मुश्किल जो है वहाँ से हटाने में होता है। एक बार आप चले गए तो हटाना बहुत मुश्किल होता है। आप बहुत बड़ा वाला मिस्टेक कर दिए हैं तभी आपको हटाया जाता है, नहीं तो जनरली आपको कुछ समय के लिए हो सकता है बैठा दिया जाए, सस्पेंड कर दिया जाए, लेकिन डिसमिस नहीं करता है, फिर उसके लिए जवाबदारी देना पड़ता है। आसान नहीं होता है ना। एक वीडियो अपना ड्राइवर को चाहे तो निकालने के लिए तो नहीं निकाल सकता है, नहीं निकाल सकता है, ये हालत हो जाता है, बहुत मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उसका जो है फंडामेंटल राइट भी आ जाता है। वहाँ पे देखोगे फंडामेंटल राइट भी आ जाता है, क्योंकि फंडामेंटल राइट में जो है जीविकोपार्जन का भी अधिकार है, आर्टिकल 21 कहते हैं, ठीक है। ये राज्य का जो है, तो राज्य का जो है केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकार जो भी है वो तो है ही, साथ में अन्य प्राधिकरण भी जो है वो राज्य के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। चलो, क्या अधिकतम, वो तो डिपेंड करता है, कोई 3 महीना रखता है, कोई 6 महीना भी रखता है। अब वो डिपेंड करता है नेचर पे, ये आपका जो है जो भी आपने जो है कार्य किया है अगेंस्ट में, है ना, वो किस तरीके का है। ऐसे कभी सस्पेंशन कर दिया जाता है, फिर इंक्वायरी कमेटी बैठता है, चेक किया जाता है कि वाकई में आपने वो काम किया कि नहीं, आपको सुनवाई का मौका दिया जाता है, ऐसा थोड़ा है। अब मान लीजिए सिंपल आपने जो है ऑफिसर के साथ जो है आपने बदसलूकी की, तो ऐसी स्थिति में आपको ज़्यादा नहीं रखा जाता है, वो बहुत होगा तो 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना तक भी रख देता है कभी कभी, है ना, उससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। अभी रुको ना, अभी रुको, चलो
आर्टिकल 12 लिखो, राज्य की परिभाषा। आर्टिकल 12 अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा। देखो, संविधान के भाग 3 द्वारा, संविधान के भाग 3 द्वारा प्रदान मूल अधिकार संविधान के भाग 3 द्वारा प्रदान मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध प्राप्त है। राज्य के विरुद्ध प्राप्त है। यह अधिकार व्यक्तियों तथा नागरिकों, यह अधिकार व्यक्तियों तथा नागरिकों को राज्य के मनमाने व्यवहार के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करते हैं। विरुद्ध संरक्षण प्रदान करते हैं। अतः अनुच्छेद 13 में भाग 3 के प्रयोजन के लिए भाग 3 के प्रयोजन के लिए राज्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। अब हेडिंग लिखो, राज्य के अंतर्गत निम्नलिखित शामिल होते हैं। हेडिंग लिखना, राज्य के अंतर्गत निम्नलिखित शामिल होते हैं। पहला पॉइंट, भारत सरकार और भारत की संसद भारत सरकार और भारत की संसद अर्थात संघ की कार्यपालिका तथा विधायिका, संघ की कार्यपालिका तथा विधायिका। दूसरा पॉइंट, प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल
और विधान मंडल अर्थात राज्यों की कार्यपालिका अर्थात राज्यों की कार्यपालिका और विधायिका, राज्यों की कार्यपालिका और विधायिका। नेक्स्ट, तीसरा पॉइंट, सभी स्थानीय प्राधिकारी, सभी स्थानीय प्राधिकारी जैसे ग्राम पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका इत्यादि। नेक्स्ट पॉइंट, भारत के भीतर या भारत के अंदर भी लिख सकते हैं, भारत के अंदर या भारत के नियंत्रण, भारत के अंदर या भारत के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी अन्य प्राधिकारी उसी में लिखिएगा। उच्चतम न्यायालय के अनुसार इसके अंतर्गत ऐसी कार्यवाही, उच्चतम न्यायालय के अनुसार इसके अंतर्गत ऐसे सभी कार्यवाही जिसे राज्य की कार्यवाही कहा जा सकता है। लाइन चेंज कीजिएगा। प्राधिकारी का तात्पर्य, एक मिनट रुकिए, देखो प्राधिकारी का अर्थ का निर्वचन करते हुए, प्राधिकारी का अर्थ का निर्वचन करते हुए न्यायपालिका ने निर्धारित किया है कि इसके अंतर्गत वे सभी संवैधानिक या विधिक अधिकरण आते हैं
जिन्हें विधि द्वारा शक्तियां प्रदान की गई है। शक्तियां प्रदान की गई है, जैसे प्रशासनिक अधिकरण, अर्ध न्यायिक अधिकरण, अर्ध न्यायिक अधिकरण इत्यादि। क्लियर, समझ में आया? ये राज्य का परिभाषा है कि राज्य की परिभाषा के अंतर्गत क्या हो गया, ये राज्य का परिभाषा का मतलब हो गया कि राज्य के अंतर्गत जो है कौन कौन आएगा। तो केंद्र सरकार का जो है कार्यपालिका और विधायिका दोनों आ जाएगा, राज्य सरकार का कार्यपालिका और विधायिका दोनों आ जाएगा, और उसी तरह से स्थानीय अगर सरकार है, स्थानीय स्वशासन का जो भी पार्ट है, चाहे नगर निगम हो, नगर पालिका हो या पंचायत हो, इन सब के विरुद्ध जो है इन सबको राज्य के अंतर्गत माना जाता है। उसके अलावा एक चीज याद रखो, संवैधानिक और विधिक कोई भी संस्था जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा स्थापित किया गया तो विधिक रूप से, जैसे मान लीजिए कि सेल है ना, कोल इंडिया, जितना भी कंपनी बनता है वो सब विधिक कंपनी है, सरकार के द्वारा निर्मित है, तो विधिक पास करके बनाया जाता है। तो जो भी विधि द्वारा स्थापित किया गया हो, है ना, विधियों को लागू करके वो सारा पार्ट जो है आ जाता है। ठीक है, क्लियर? एक बार में जो है ये भी आया है कि फिर ये आया कि कोई निजी कंपनी अगर है, तो कोई अगर प्राइवेट कंपनी है और वो किसी के फंडामेंटल राइट का जो है उल्लंघन करता हो, तो फिर तो भी होगा, क्योंकि बोला गया है कि जो भी राज्य के कार्यवाही, जहां पे राज्य का जो है एक्शन हो, तो क्या प्राइवेट कंपनियों को राज्य कंट्रोल नहीं करता है? अगर प्राइवेट कंपनियां कोई गलत काम करने लगे तो राज्य उसको कंट्रोल करता है कि नहीं? तो वैसे हर जगह में जो है ये लागू हो सकता है जहां पे राज्य का जो है पावर है कार्यवाही करने का। तो विधि कंपनी जो प्राइवेट कंपनी है उसके ऊपर भी अगर इस तरीके का अगर केसेस आता है तो प्राइवेट कंपनियों के ऊपर भी जो है उसको भी उसके विरुद्ध भी जो है केसेस चलाया जा सकता है। क्लियर? ये जो है क्या है कि जो है अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट प्राइवेट कंपनी में भी अगर है तो वहां भी जो है निजी प्राधिकरण के जो भी निजी प्राधिकरण है या प्राधिकार है उसके विरुद्ध भी जो कार्रवाई किया जा सकता है। ठीक है, क्लियर? समझ में आ गया सबको? नहीं आया? आ गया? नहीं, क्या नहीं आया? दिमाग को कूल रखना जरूरी है, बहुत प्रेशर नहीं लेना चाहिए। तुम लोग तो मैम कितना जनरली चीज पूछ रही थी, हैं? ब्लड शुगर का जो है लेवल पूछ रही थी, क्या है? ये सब तो मतलब जनरली चीज है, ये सब तो बात करते करते पता चल जाता है, नहीं? क्या ब्लड शुगर जो है 2 लेवल पे होता है, एक फास्टिंग या एक जो है आफ्टर फास्टिंग, दोनों का लेवल का अलग अलग होता है। योगा करा करो, मेंटली हेल्थ जो है अच्छा रहेगा। सही बोल रहे हैं? देखो 2 तरीके से होता है। एक स्टूडेंट के लिए ना मेंटल जो स्ट्रेस है ना उसको कम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक तुम जो है
क्योंकि इसमें क्या हो रहा है ना, तुम चीज़ों को ले रहे हो, ये पेन ड्राइव है, माइंड जो है तुम्हारा पेन ड्राइव है, इसको तुम ले रहे हो, नए नए चीज़ों को तुम सीख रहे हो, तो मतलब नए नए फाइल को डाल रहे हो, ठीक है। तो दिमाग से ये भी होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि मतलब जो चीज़ ले रहे हो तो सारा अच्छा चीज़ ही जा रहा हो, कुछ कचरा भी चीज़ जा रहा होगा, कचरा चीज़ को बाहर करना भी होता है ना। अगर कचरा चीज़ जो है दिमाग में रह गया बढ़िया के साथ जो है, तो बढ़िया पे हावी हो जाता है और स्ट्रेस पैदा करने लगता है। हर जो है एस्पेक्ट का जो है दो पहलू होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव जो पहलू है ना, वो बहुत हावी होने की कोशिश करता है माइंड में। तुमको लिखना नहीं आता है, लिखना आ सकता है, ये दोनों में फ़र्क है। लिखना नहीं आता ये तुम कन्फर्म मान कर बैठते हो कि हमको तो नहीं आ रहा है, मतलब ये कॉन्फिडेंस है कि हमको नहीं आता है लिखना। और आ सकता है ये कॉन्फिडेंस नहीं है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे आने वाला पार्ट है, पता नहीं आएगा हो लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे, लेकिन नहीं लिख सकते हैं ये कन्फर्म है हम। तो नेगेटिव चीज़ क्या होता है, हावी हो जाता है, और पॉजिटिव चीज़ जो आपका वो बेहतर हो सकता था उसको दबा देता है। इसलिए नेगेटिव चीज़ों को ना साइड, एक स्टूडेंट लाइफ में ना कभी ये होना ही नहीं चाहिए कि ये काम हमसे नहीं होगा। और एक चीज़ देखो, सिविल सर्विसेज में हम देखते हैं अभी तक हम बहुत सा सिलेक्शन देखे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट को भी सिलेक्शन देखे हैं, बहुत नज़दीक से देखे हैं, है ना। और उस नज़दीक से देखे हैं और मतलब उसका हर पहलू देखे हैं। बहुत लंबा समय वो गुजारा है, पानी निकलेगा, पानी तो बहुत लंबा समय उसके साथ गुजारे भी है। सिविल सर्विसेज ही एक ऐसा फील्ड है ना जहाँ पे कोई आपका उस तरीके का बहुत कैपेसिटी नहीं चाहिए, मतलब होता ना कि बहुत बचपन से बहुत ब्रिलियंट है, सिविल सर्विसेज को ब्रिलियंट भी नहीं चाहिए, है ना। आप आईटी वगैरह देते हैं तो वहाँ पे है कि आपका माइंड तेज है, मैथ आप तेजी से बना लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं, साइंस आपका बहुत अच्छा है, तो वहाँ पे बेनिफिट मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे उस तरह का लोग चाहिए नहीं, यहाँ पे ना सिंपल टाइप का लोग चाहिए। अभी तक जितना लगभग सिलेक्शन देखते हैं बहुत एवरेज लड़का है, बहुत एवरेज, और वो इस एरिया में आता है और 1 साल 1.5 साल मेहनत करता है और फिर सिलेक्ट होकर चला जाता है। तो सिविल सर्विसेज में एक चीज़ सिंपल सा समझो कि सिविल सर्विसेज में उसको ऐसा जो है अधिकारी चाहिए जो ऑर्डर फॉलो करे। सिविल सर्विसेज में कोई दिमाग लगाने वाला काम नहीं है, ऑर्डर को फॉलो करने वाला होता है। पद सोपानिक व्यवस्था है ना, ब्यूरोक्रेसी है, पद सोपानिक व्यवस्था है। पद सोपानिक में टॉप लेवल से बॉटम लेवल तक जो है क्या है, पद बना हुआ है, और हर पद एक दूसरे से क्या है, कोरिलेट है। मतलब ऊपर से जो है आदेश और निर्णय ऊपर होगा, और ऊपर से निर्णय होने के बाद आदेश नीचे आएगा, तो आपके पास आदेश आएगा और उस आदेश को आपको क्या करना है, पूरा करना है। बस आपसे रिपोर्ट यही मांगा जाएगा कि आपको जो आदेश दिया गया वो पूरा हुआ कि नहीं, समझ में। तो इसके लिए जो है आपको मेहनती व्यक्ति चाहिए, काम करने वाला, आदेश को फॉलो करने वाला। बहुत ब्रिलियंट रहेगा तो फिर दिमाग लगाएगा, समझ में। अगर ब्रिलियंट को ही अगर जो है सिविल सर्विसेज होता तो जितने आईआईटीएन हैं, जितने जो है आईआईटीएन जो गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं उनका सिलेक्शन सबसे ज़्यादा होता, लेकिन नहीं होता है। हम तो ऐसे ऐसे आईआईटीएन जानते थे, दिल्ली में था जो गोल्ड मेडलिस्ट था, लेकिन 4 बार से पीटी तक नहीं निकाल पाया। पीटी यूपीएससी का 4 बार से नहीं निकल पाता है, समझे। तो इसमें ऐसा नहीं मानना चाहिए कि मतलब हम एवरेज हैं, हमको लिखना नहीं आता है, हम पढ़ नहीं सकते, कैपेसिटी मेरा नहीं है ना, बहुत ज़्यादा पढ़ने की कैपेसिटी नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ इसमें है कि आप जितना ज़्यादा जो है समय देंगे इसके पीछे, उतना ज़्यादा आपका बेहतर होते चल जाएगा। और सिलेक्शन उसी को होता है जो रेगुलर जो है ना काम करते चलता है। सिविल सर्विसेज में जो रेगुलर समय देता है, ये लंबा समय वाला है, शॉर्ट नहीं है कि 3 महीना पढ़ें और निकाल लेंगे, नहीं, लंबा समय का है। आपको 1 साल कम से कम सिलेबस कंप्लीट करने में लगेगा और 1 साल प्रिपरेशन करने में लगेगा, मिनिमम तो 2 साल चाहिए।
आपको 1 साल तो कम से कम आपको सिलेबस कंप्लीट करने में लगेगा, पीटी और मेंस का लगेगा ना। इतना बड़ा सिलेबस है, 4 पेपर आपका इधर ही है, प्लस पीटी में भी जाइए, झारखंड एक पेपर हो गया, जीएस चलो नहीं पड़ेगा तो झारखंड एक पेपर हो गया, नागपुर अगर मान लीजिए कि रीजनल लैंग्वेज एक पेपर हो गया, हिंदी इंग्लिश क्वालिफाई एक पेपर हो गया, तो उसको तो उसके लिए समय चाहिए आपको कंप्लीट करने के लिए, तो 1 साल तो आपको उसमें चाहिए। और फिर जिस साल एग्जाम में बैठिएगा तो पीटी का तैयारी कीजिएगा, फिर मेंस का तैयारी कीजिएगा, फिर इंटरव्यू होगा, तो 1 साल उधर लगेगा, तो 2 साल तो मिनिमम चाहिए सिलेक्टेड होने के लिए, उसके बाद ही ना आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, तो मिनिमम 2 साल। अगर 1 साल नहीं निकला तो फिर 1 साल आगे बढ़ा दीजिए, समझ में। तो लंबा प्रोसेस है, पैसेंस चाहिए इसमें। इसमें पैसेंस चाहिए, अगर पैसेंस नहीं है तो भागने का भी बहुत तेजी से जो है इसमें होता है, लोग थक हार के भागने लगता है कि नहीं नहीं होगा हमसे, तो आप हार मान लिए तो फिर सिंपल बात, जिस फील्ड में जाएंगे उस फील्ड में जो है आपको उसी तरीके का जो है चैलेंजेस मिलना स्टार्ट होगा। क्या प्यून का एग्जाम होता है उसमें नहीं चैलेंजेस है, उसमें भी आजकल जो है डिग्री और पीजी वाला लड़का लोग डाल रहा है, चपरासी वाला में भी, एसएससी वाले में नहीं है, एक से एक लोग जो है फॉर्म डालता है, हर जगह जो है चैलेंजेस है, उस लेवल का चैलेंजेस वहाँ भी है, यहाँ भी है। तो जब चैलेंजेस हर लेवल में है तो क्यों नहीं कुछ ऐसा जो है चैलेंज को स्वीकार किया जाए कि, क्योंकि ये एक पोस्ट नहीं है, आप लोग अगर सेलेक्ट होंगे ना, ये सिर्फ पोस्ट नहीं है, एक पद नहीं है, जिस तरह आप लोग सोचते हैं कि पद है, पद नहीं है, ये पूरा का पूरा जो है बोलते हैं ना कि सोसाइटी को चेंज करने वाला ट्रांसफॉर्म है। आप सेलेक्ट एक व्यक्ति होते हैं लेकिन पूरा गांव और सोसाइटी के लिए आप प्रेरणा बन जाते हैं। आपके प्रेरणा से कितने 10 लोग जो है प्रेरित होकर वो सेलेक्ट होने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि इसका सामाजिक प्रतिष्ठा भी है ना। अब गांव में जब अब सेलेक्ट होकर जाएंगे तो आपको बोला जाएगा कि मेरा बेटा जो वीडियो बन के आया है, उसका एक अपना प्रतिष्ठा है, मेरा बेटी जो है एजुकेशन अफसर बन के आई है ना, फाइनेंस अफसर बन के आई है। तो सिर्फ घर में नहीं, पूरे समाज को आप क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं पूरे समाज को। तो ये सिर्फ पोस्ट नहीं है, ये पूरे समाज को जो है चेंज करने का या मेंटलिटी चेंज करने का जो है प्रोसेस भी है। आप सिर्फ अपने आप को नहीं बदलेंगे, पूरे समाज को चेंज कर देंगे। तो मतलब समझ रहे हैं, आपके कंधे पे आपको समाज और गांव को चेंज करने का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक आप आइडियल जो है ना सेटअप तैयार करेंगे, आप प्रेरणा बन जाएंगे। गांव देहात के जो भी लड़के हैं वो लगेगा कि नहीं ये बन सकता है, सिंपल सी बात है। आप जो भी आपके गांव में जो भी आपके दोस्त हैं तो जनरली आपको दोस्ती की तरह लेते हैं, जैसे वो है वैसे आप हैं। लेकिन कल को डेट में आप अगर ऑफिसर बन जाएंगे तो उसको लगेगा कि ये मेरे जैसा भी बंदा था, मेरे जैसा ही बंदा था, हम लोग साथ में खेलते थे और ऑफिसर बन गया, तो ये बन सकता है तो हम क्यों नहीं बन सकते हैं। तो आदर्श बन गए ना, ये बंदा जो है बन सकता है तो हम भी बन सकते हैं। अभी तक उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, वो बनेगा, अरे नहीं हमसे नहीं हो पाएगा, वो सब तो हमारा बस की बात ही नहीं है। तो बोलते हैं कि पूरा सोसाइटी को ना चेंज करने का एक पार्ट है, आप एक एक सोसाइटी को चेंज करेंगे। और हमेशा हम तो बोलते हैं कि लड़के लोग के लिए तो और अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा है, मेंटलिटी भी चेंज करना है, सोसाइटी भी चेंज करना है। एक मेंटलिटी चेंज करने का भी प्रोसेस है, लोगों को जो लगता है कि लड़की कुछ नहीं कर सकती है, आप जब सेलेक्ट होकर जाएंगे ना तो लगेगा कि नहीं बहुत कुछ कर सकती है। और साथ में जो है उन लड़कियों के लिए आदर्श बन जाएंगे जो अभी तक दबी हुई है, वो भी बोलेंगे कि हम भी बन सकते हैं। तो आप बनेंगे, आपके साथ जो है पीछे से 10, 20, 50, 100 भी बनेंगे, क्योंकि आप जो है एक आइडियल सेट कर रहे हैं। तो सिंपल सा नहीं है कि आप आइडियल, अगर मान लीजिए आईएएस का अगर बेटा आईएएस बन जा रहा है तो कौन आइडियल सेट करेगा, तो खुद ही उसके पिताजी आईएएस हैं, तो बोलेगा कि कौन सेटअप किया है। कोई आइडियल सेटअप करेगा अपने सोसाइटी के लिए, नहीं करेगा, बोला अरे आईएएस का बेटा तो बनना ही था। अमिताभ का बेटा अगर हीरो बन जाता है तो पहले ही से तय है कि बनना ही उसको है हीरो, क्या उसका पिता ही हीरो है ना। लेकिन आपके पिता किसान हैं, आपके पिता मजदूर हैं, सेटअप नहीं है, आपका सेटअप नहीं है कि आप बनेंगे तो अचंभा होगा, आश्चर्यचकित कर देंगे, करे उसका मजदूर का बेटा देखिए बन गया,
क्यों पेपर मार देता, रिक्शा वाला का बेटा बन गया, मजदूर का बेटा बन गया, अचंभित होता है, अरे उसका बेटा कैसे बन गया। तो वो आदर्श सेट कर देता है। तो ये मौका जो है ना, ये मौका आप लोग के लिए बहुत बेहतरीन मौका है कि आप सिर्फ सेलेक्ट नहीं हो गए, बल्कि चेंज कर देंगे पूरा का पूरा सोसाइटी, समाज, अपने गांव का मेंटलिटी भी चेंज कर देंगे, अपने फैमिली का मेंटलिटी भी चेंज कर देंगे। और आप लोग तो जो है खुश नसीब है, मौका भी मिला है आप लोग को। इस तरीके का जो है अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता सबको। बहुत लोग बहुत कष्ट में पढ़ाई करके निकलता है। मेरा एक दोस्त था, तो हम जानते हैं कि जब हम लोग तैयारी करते थे दिल्ली में, तो एक बिहार का ही लड़का था, मंजीत नाम था उसका, है ना। और वो लड़का जो है मतलब घर से बहुत कमज़ोर था, मतलब उसके पिता जो थे वो दूसरे के खेत में काम करते थे, ऐसा बोलते हैं बनिहारी बोला जाता है उसको, दूसरे के खेत में काम करना, उस टाइप का वो काम करते थे। तो घर से उतना नहीं था, किसी तरह जो है हाई स्कूल और जो है वो ग्रेजुएशन करके निकला, तो दिल्ली आ गया। लेकिन उसके माइंड में था कि हमको जो है घर का ना सिचुएशन को चेंज करना है, गांव का सिचुएशन को चेंज करना है। तो उसके माइंड में ये चीज़ तो था कि मतलब हमको चेंज करना है, लेकिन कैसे करेगा, क्योंकि साधन नहीं था उसके पास, साधन नहीं था। दिल्ली तो आ गया कि चेक करने के लिए, दिल्ली आया तो जो है सबसे पहले तो उसके लिए दिक्कत था कि भाई हम रहेंगे क्या, खाएंगे क्या। पहले तो उसके पास तो ये था कि दिल्ली में हम रहेंगे कहाँ और खाएंगे कहाँ। तो जो है लक्ष्मी नगर दिल्ली में एक जगह है, वहीं पर लक्ष्मी नगर में जो है उसको गार्ड का नौकरी मिल गया। गार्ड का जो एटीएम के बाहर में रहता है, तो गार्ड का उस समय उसको 5,000 रुपये मिलता था गार्ड का नौकरी में, और जो एजेंसी उसको दिलवाया था वो 500 रुपया वो ले लेता था, ठीक है। तो 4,500 रुपये उसको मिलता था। और उसके बाद जो है वो 4,500 रुपये में, लेकिन रहना था उसको, क्योंकि उसको सिविल का तैयारी करना था, तो उसको रहना था मुखर्जी नगर के आसपास में। तो मुखर्जी नगर के बोर्ड के उस पार में जाइएगा, कोई अगर गए होंगे देखे होंगे, नेहरू विहार के पार में जाइएगा तो एक वजीराबाद करके एरिया है, हाँ, तो उस एरिया में जो है वो 800 रुपये में एक रूम लिया, साइड एरिया में एक रूम, मतलब इतना रूम बड़ा रूम था कि जहाँ पे वो अपना चारों तरफ किताब रख दिया और अपना सो सकता था, इतना बड़ा ही रूम में वो लेके रखा। और उसमें वो पढ़ता भी था और खाना भी छोटा सिलेंडर रखा था, वहीं पर बना लेता था, बेड मोड़ता था, खाना बनाता था, साइड में घुसा के फिर बेड बिछा के सो जाता था। ऐसे करके जो है वो तैयारी किया। तो इसी बीच एक दिन चाय दुकान में मेरे से मुलाकात हो गया उसका, तो बातचीत हुआ, तो पूछे उससे कहाँ हो, तो बोला कि भैया हमको जो है तैयारी करना है ऐसे ऐसे। हमने करो क्या दिक्कत है, तो बोला भैया हम तो कोचिंग वोचिंग नहीं ज्वाइन कर सकते, ऐसा सब परिस्थिति है। हमने कोचिंग कोई जरूरी नहीं है, तुम अभी खुद से तैयारी करो, जहाँ भी जरूरत पड़ेगा हेल्प ले लेना तुम हमसे, क्योंकि हम पढ़े हुए थे और हम लोग का कंप्लीट लगभग हो चुका था, ठीक है। और अटेम्प्ट भी हम लोग ख़त्म हो चुका था, तो लोग कर रहे थे, तो हम साइड में जो है वजीराबाद में हम भी जाकर रहने लगे थे। तो वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से LLB कर रहे थे, तो उसको थोड़ा अपना बुक्स भी दे दिए हम, NCERT बुक्स दे दिए, गाइड कर दिए पढ़ो। वो बंदा जो है जाता था अपना जॉब करता था, आता था, सोता कम था, 3-4 घंटा सोता था, फिर बैठ के पढ़ता था जो समय बचता था। और उसको वो सिर्फ जो है NCERT ही पढ़ा और कुछ नोट्स हम दे दिए वो पढ़ा, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ा। सिर्फ एक न्यूज़पेपर द हिंदू उसको दे दिए थे कि इसका जो है थोड़ा बहुत कोशिश करना पढ़ने का, जहाँ समझ में नहीं आएगा पूछ लेना। और बंदा उसी तरह से स्ट्रगल करता रहा, है ना। बहुत तकलीफ था, तकलीफ बहुत हुआ उसको, स्ट्रगल करता रहा। और लेकिन ये था कि लगन था उसके अंदर गजब का, मतलब करना है तो करना है, सोसाइटी चेंज करना है, उसके अंदर में था ये चीज़। और विश्वास नहीं करोगे कि जो है लगभग वो 2.5 साल के बाद तीसरा साल में जो है फाइनली सिलेक्ट हो गया, उसको IRS मिला, रेवेन्यू सर्विस, अभी नारकोटिक्स विभाग में है, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ नारकोटिक्स। कहाँ पे? पूना में। तो परिस्थिति कहने मतलब है कि परिस्थिति कभी भी रोकता नहीं है सफलता को, परिस्थिति को अपने अनुसार बनाना पड़ता है,
स्ट्रगल करना पड़ता है। हो सकता है आपके पास भी स्ट्रगल होगा, कठिनाई बहुत होगा, लेकिन कठिनाई से सफलता नहीं रुकता है, बल्कि उसको पार करना पड़ता है। समझ में? तो अगर आप चाह जाएंगे ना तो सिलेक्शन तो होना ही है, रुकेगा नहीं। हो सकता है कि थोड़ा लेट हो, लेकिन मिलेगा। हम बहुत लोगों को देखे हैं। एक लड़का जो हम लोग पढ़ाते तो वहाँ पे एक अनुराग करके लड़का था, अभी वो शिक्षा विभाग में गया पिछले बार वाला में, 7th वाले में। उस लड़के का स्थिति बहुत खराब है, उसका वीडियो भी होगा यूट्यूब पर, तुम देख लेना। बहुत खराब स्थिति था। इसी तरीके से वो पढ़ा था, उसका हम पूरा फील किए हैं, उसको हम पढ़ाए हैं, हम फील किए हैं। समझ में? किसी तरीके से वो पढ़ा, समझ में? उसके मामा जो है पैसा देकर किसी तरह से फीस भराए, किसी तरह से वो 1-2 कपड़े में ही काम चलाया, और लेकिन लगा रहा और 7th वाला में ले लिया। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा उसका, 1.5 साल में ले लिया। अभी एजुकेशन सर्विस मिला, समझ में? तो मिल जाता है, लेकिन वो लगन होना चाहिए। अगर लगन नहीं है तो फिर आपके लिए तो अच्छा है कि आपको जो है मौका भी मिला है, गोल्डन जो है अपॉर्चुनिटी भी है। थोड़ा सा मेहनत करेंगे हो जाएगा। और ये अपॉर्चुनिटी थोड़ा मिलता है, फिर तो एज बढ़ जाएगा, एनर्जी कम हो जाएगा, लगन भी कम हो जाएगा, फिर जैसे तैसे चलेंगे। ये सब बकवास चीज़ है, ये गाइडेंस नहीं मिलता है। आजकल जो है गाइडेंस का जो है कहीं कोई कमी नहीं है। एक लड़की है अभी इस बार दे रही मेंस, उसका इंग्लिश लिटरेचर था, वो ली हुई थी। हमसे बोले कि सर इंग्लिश लिटरेचर हम कैसे कराएं? हमने देखो बाबू इंग्लिश लिटरेचर तो हमको भी नहीं आता है कि हम तुमको गाइड करेंगे, है ना। लेकिन हाँ, इंग्लिश लिटरेचर का जो है तुम ये कर सकते हो कि इंग्लिश लिटरेचर का जो सिलेबस है उसको तुम डिफाइन करो, और सिलेबस के अनुसार जो है तुम उसको पढ़ो। कौन सा बुक्स जो है सर्च करो गूगल में, कंटेंट देखो कि इस जो टॉपिक है इसका सर्च करो गूगल में, कंटेंट मिल जाएगा, और कंटेंट को तुम पढ़ो और तुम अपना शॉर्ट नोट्स बना लो। तो चाहे तो कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, गाइडेंस एक है, मानते हैं गाइडेंस एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, लेकिन अगर नहीं है तो फिर नहीं करेंगे। ऐसा भी तो नहीं है कि अगर आपके पास गाइडेंस नहीं तो आप चुपचाप बैठ जाएंगे इस ये लेकर कि मेरे पास गाइडेंस नहीं है। हम तो कर ही नहीं सकते हैं। हाँ, दिक्कत होता होगा। गाइडेंस होता है कि थोड़ा सा इजीली हो जाता है, और नहीं तो थोड़ा टफ होता है। काम इजी करें या टफ करें, काम तो करना ही पड़ेगा। तो अच्छा था आपके पास गाइडेंस भी अब है ना, गाइडेंस भी आपके पास है, क्लासेस भी आपका चल रहा है। क्लासेस क्या है, ये कोई भी कोचिंग वोचिंग जो है ना, ये आपको नहीं सिलेक्ट करवाएगा। हम पढ़ाते भले हैं, लेकिन फिर भी बोल रहे हैं ये सिलेक्ट नहीं करवाएगा। हमारा जो काम है ना वो सिर्फ 20% है। आपका जो सिलेक्शन होगा उसमें सिर्फ 20% हम योगदान दे रहे हैं, 80% आपका होगा। एक चीज़ जान लीजिए, ये सोचिएगा कि सर पढ़ा दिया सेलेक्ट हो जाएंगे, ये कभी जीवन में संभव नहीं होगा। हम गारंटी लिख के दे देंगे, नहीं होगा तो नहीं होगा, रियलिटी है। कोई बोल देगा कि हम पढ़ा देंगे अब तुम सेलेक्ट हो जाओगे, ऐसा थोड़े होता है। 80% तुम्हारा इसमें एफर्ट चाहिए, 80% तुम्हारा इसमें मेहनत होता है, समझ में। और वो 80% होता है सेल्फ स्टडी। तुम 80% तुम्हारा सिलेक्शन का कंट्रीब्यूशन सेल्फ स्टडी होता है। तुम सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, नहीं होगा, गारंटी लेकर लिख लो। बिना सेल्फ स्टडी का होगा ही नहीं। तुम जब तक बैठोगे नहीं, तुम उसको पढ़ोगे नहीं, तुम उसको याद नहीं करोगे, तुम राइटिंग नहीं लिखोगे, तो कैसे हो जाएगा। हम तुमको गाइड कर देते हैं, तुमको कॉन्सेप्ट दे देते हैं, लेकिन उस कॉन्सेप्ट के आधार पर तुम जब तक राइटिंग नहीं करोगे तो कैसे अच्छा लिख सकते हो तुम? संभव ही नहीं है। कहीं सुन के लिखा जा सकता है? नहीं। तो वो तुम्हारा काम है, तुमको सेल्फ स्टडी देना ही पड़ेगा, चाहे तुम 2 घंटा दो चाहे 4 घंटा दो, जो तुम्हारे पास टाइम मिल रहा है, लेकिन वो तुमको घर पे देना पड़ेगा, समझ में।